बिहार बोर्ड से अगर 12th करने वाले हो, अभी 11th से 12th मूव कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कौन से फिजिक्स के चैप्टर कितने मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के एग्जाम में आता है? बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर के साथ लिंक है? कौन से दो चैप्टर्स मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं? आपके फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? और तमाम तरह की क्वेरीज है जो कि एक बच्चे के मन में होती है, जो इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। बेटा, अगर आप सपोज करिए कि दिल्ली घूमने जाने वाले हैं, आप दिल्ली कभी नहीं गए हैं, आप दिल्ली जाते हैं और स्टेशन से उतरते हैं और एक-एक करके जो-जो घूमने की जगह है वहाँ घूमने चले जाते हैं। फिर तो हो सकता है कि प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से 1-2 जगह घूमने से मिस हो जाए, या मान लीजिए सपोज करिए कि आप रेड फोर्ट देखने के लिए गए और रेड फोर्ट के बगल में एक और टूरिस्ट प्लेस था, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं थी। आप रेड फोर्ट से 25 किलोमीटर दूर किसी और टूरिस्ट प्लेस पे चले गए हैं और वहां जाने के बाद पता चला कि यार रेड फोर्ट के बगल में भी एक टूरिस्ट प्लेस था, तो वहां से वापस यहाँ आने में तो टाइम बर्बाद हुआ ना। तो ऐसे ही किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, आपको उस क्लास के सिलेबस का ओवरव्यू होना चाहिए। आपको चैप्टर वाइज वेटेज मालूम होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चला अगर आप शुरुआत से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप भौकाल टाइट करने का काम करेंगे, फ्यूचर ब्राइट करने का काम करेंगे। तो मेरे बच्चों, इस सेशन में आज 12th के सिलेबस की ओवरव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप नवनीत भार्गव से उनके इंस्टाग्राम चैनल पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपका भाई हमेशा इंतजार में रहता है कि डीएम में आप कोई क्वेरी पोस्ट करो और मैं आपको उसका रिप्लाई दूं। आपके जेन्युइन क्वेरीज का मैं रिप्लाई अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर देता हूं। और हाँ, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज चल रही है अलग अलग क्लासेस के लिए, जैसे जेई और नीट के लिए कम बैक सीरीज चल रहा है, उन तमाम सीरीज की जो लेक्चर नोट्स होती है बेटा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उससे जुड़े हुए होंगे। नहीं जुड़े हुए हो तो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो फटाफट से और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। तो टाइम पर सारे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेंगे और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जुड़ सकते हो। बेटा, अब हम लोग बात करते हैं अपने एग्जाम पे फिजिक्स के सब्जेक्ट पैटर्न की। तो भाई साहब, दो तरह का एग्जाम है तुम्हारे पास फिजिक्स में, टोटल 100 मार्क्स का है। ये मैं 2026 के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक की जो अपडेट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, अभी इस ईयर के लिए जो अभी तक की अपडेट है, अभी तक की जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अकॉर्डिंग, आपके पास बोर्ड में फिजिक्स का पेपर 100 मार्क्स का, आप में से मैक्सिमम को पता है, जिसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। जो आपके स्कूल में, कॉलेज तो रहा नहीं बिहार बोर्ड में, तो आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होते हैं, उस प्रैक्टिकल के एग्जाम के बेसिस पर आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है बेटा। कोई कॉलेज वाला 30 में 30 दे देता है, कोई 27 देता है। सब गांधी जी का खेल होता है मैक्सिमम जगह पर। तो ये प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का, आप ये मान के चलें कि ये प्रैक्टिकल जो है, ये स्कूल का गेम है। किसका गेम है? स्कूल का गेम है। हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी को थोड़ा अच्छे से सजा वजा के लिखोगे, ठीक है, कितना भी नंबर काटता है तो 25 नंबर दे ही देता है भाई साहब। तो 25 से 30 के बीच में आ ही जाएगा, उसको लेकर के बहुत ज्यादा समस्या या बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो गेम है, वो मेन गेम हमारे थ्योरी के पेपर का है। थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का है और थ्योरी के पेपर में तुम्हारे पास एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट आंसर, मतलब जरा तो सब दो नंबरी कही छी, ओकरा अलावा लॉन्ग आंसर जिसको आप 5 मार्क्स से क्वेश्चन कहते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप ये समझ गए कि फिजिक्स का पेपर आपका 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल चला गया। इस 30 में अमूमन एक एवरेज बच्चे को भी 25-26 मिल ही जाता है। वो डराते जरूर है कॉलेज वाले कि हम नंबर नहीं देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन तुम रिजल्ट के बाद देखना लगभग सारे बच्चों को मार्क्स मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें थ्योरी के पेपर की, या अगर एग्जाम में हम लोग बात करें कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बंटवारा कितने का है, तो जो तुम्हारा थ्योरी है, इस थ्योरी में तुम्हारे पास 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। मतलब थ्योरी पेपर तुम्हारे पास टोटल अगर 70 मार्क्स का है, तो 35 मार्क्स का बेटा, 35 मार्क्स का तुम्हारे पास क्या आएगा? 35 मार्क्स का तुम्हारे पास सब्जेक्टिव आएगा और 35 मार्क्स का तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर तुम देखो तो 35 मार्क्स का तुम्हारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसको तुम बोलते हो एमसीक्यूज। नहीं, मैं अभी जस्ट बताया कि इस 35 मार्क्स का फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 20 प्लस 15, 20 और 15 का बंटवारा होगा। इस 20 मार्क्स में तुम्हारे 10 गुने 2 शॉर्ट आंसर आ जाएंगे और 15 मार्क्स में 5 गुने 3 एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का। तुमको कोई 3 क्वेश्चन करना होता है, तो 5 या 15 ये तुम्हारे पास आ जाएगा।
इस बात का ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव में वही बात, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 इंटू 1। अब एक चीज को समझो, अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है बिहार बोर्ड का, उस बिहार बोर्ड के पेपर पैटर्न की अगर बात करोगे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन पैटर्न में अगर देखोगे, तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करो बेटा, तो ऑब्जेक्टिव में इस बात को ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास टोटल 70 रहता है। 70 में से कोई सा भी 35 तुमको करना होता है। मतलब तुम्हारे पास 200% क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन करना है। मेरी बात समझो, या तुम 70 में से 35 क्वेश्चन करना है तुमको, 35 क्वेश्चन करना होता है, तो ये 35 इंटू 1, 70 ऑब्जेक्टिव है, तुमको करना कितना है, 35 ओनली। ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसको 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहते हो, ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। ठीक है। तुम अगर बात करोगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तुम्हारे कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन होता है, और इस 20 क्वेश्चन में से कोई भी 10 क्वेश्चन तुमको करना है। कोई भी 10 क्वेश्चन करना है, मतलब भाई जी 10 गुने 2, यानी ये हमारे पास कितना नंबर, 35 नंबर, ये हमारे पास कितना नंबर, 20 नंबर। और उसके बाद अगर बात करोगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे पास टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 6 लॉन्ग आंसर्स में से तुम्हें कोई भी 3 लॉन्ग आंसर्स करने हैं। तो चूंकि एक लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स का है बेटा, एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का है। एक लॉन्ग आंसर अगर 5 मार्क्स का है, तो भौकाल टाइट करने के लिए 3 गुने 5, 15 मार्क्स का तुमको यहाँ से फुल स्कोर करना है, और वो हम स्कोर करवाएंगे, उसमें तुम चिंता मत करो। ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 70 मार्क्स का हो गया। और अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए ना, स्टार्टिंग से अगर सही तरीके से पढ़ लिए ना, तो बोर्ड तो 70 में 70 ले ही आओगे, जेई और नीट में भी बहुत जबरदस्त करोगे। और इसीलिए तो अगर किसी बच्चे के 11th में बैकलॉग्स है, अगर कोई बच्चा 11th बढ़िया से नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं, कम बैक सीरीज, जिसमें हम लोग 11th के तमाम चैप्टर्स को बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया बेटा। बेसिक मैथमेटिकल टूल से हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, और उससे रिलेटेड बेसिक से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स करवाते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, फिर जाते हैं एडवांस लेवल के सवाल तक, और फिर करवाते हैं पीवाईक्यूज। और उस बैच की जो कमबैक सीरीज की फीस है कितनी है पता है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस है। इसलिए तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा डेडिकेशन और तुम्हारा मोहब्बत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, बहुत अधिक मात्रा में भी आ जाता है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा समर्पण, डेडिकेशन, समर्पण और प्यार, ये 3 चीज अगर तुम लगा दोगे बेटा, तो कमबैक सीरीज से तुम 12th के साथ 11 भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और बोर्ड के साथ, ठीक है, एक तीर से 2 शिकार, बोर्ड के साथ जेई नीट भी पार। तो लेकिन 12th की शुरुआत से ही बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होकर पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना होगा, इसके लिए अलग से हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, कि 12th की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, कैसे पहले चैप्टर से डेली बेसिस पर टारगेट्स को फॉलो करने हैं। तो अलग से जाके वीडियो देख सकते हो आप, कि हाउ टू स्टडी क्लास 12, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बेटा इसके बाद अगर बात करें, चैप्टर वाइज बात करें, तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास 2 किताबें एनसीईआरटी में। हालांकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो क्योंकि एनसीईआरटी में टोटल सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग 15 चैप्टर्स हैं। मैं एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, एलिमेंट्री फिजिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें मैं 9th 10th 11th के वो तमाम फंडामेंटल्स पढ़ाता हूं जो 12th में काम आते हैं। तो ऑफलाइन में हम लोग चैप्टर नंबर 00 से स्टार्ट करते हैं, और फिर आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बात करोगे बेटा, तो एनसीईआरटी में टोटल 14 प्लस एक एक्स्ट्रा 15 चैप्टर्स मान लो, और इन तमाम 15 चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। पहला कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा कैटेगरी चैप्टर 9 चैप्टर 10 ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स। उसके बाद चैप्टर 11 में डुअल नेचर, 12 में एटम, 13 में न्यूक्लियाई, 14 में सेमीकंडक्टर्स, और एक्स्ट्रा 15 चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। भाई साहब ये हो गया आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, यूनिट वाइज अगर हम लोग देखें कि यूनिट वाइज किस चैप्टर का कितना भौकाल है, तो पहला यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता है। ये चैप्टर आपके पास लगभग 16 मार्क्स का है, 16 नंबर का, 16 मार्क्स का है। और आपको बता दूं कि चैप्टर 1 को समझने के लिए, और चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स अच्छे से बने, इसके लिए आपको वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोर्सेस का एडिशन, नेट फोर्स निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसके लिए
आपको वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो चैप्टर 1 पढ़ने के लिए क्लास 11th के वेक्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इस सब टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो क्लास 12th के चैप्टर 2 को अगर समझना चाहते हो तो वर्क एनर्जी पावर, क्लास 11th के वर्क एनर्जी पावर के कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट तुमको आने चाहिए बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड यूनिट पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अकेला चैप्टर और अकेला चैप्टर, अगर इस चैप्टर की बात करोगे तो ये चैप्टर अकेला ही उत्पात मचाने के लिए काफी है। हालांकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों को मिला के 16 मार्क्स लेकर के चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अकेले भाई साहब ये 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में लेकर के आ जाता है। अब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो क्लास 11 से इसका किस चैप्टर के साथ रिलेशन है? बहुत कम रिलेशन है क्लास 11 के साथ। मेनली ये चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन हाँ, क्लास 11th में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या v बराबर डी एस बाई डी टी, ये तमाम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और तमाम अलग अलग डेरिवेशंस को निकालने में काम आते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए क्लास 11th का थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स आना चाहिए हमको, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले यूनिट पर, थर्ड यूनिट पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन मैग्नेटिज्म। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों चैप्टर्स मिला करके 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं और काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स है। मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है, कैसे किसी तार से करंट फ्लो करेगा तो अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ऑरेस्टेड, हैंस क्रिस्टल ऑरेस्टेड, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जहां कहीं करंट फ्लो करेगा अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उन्होंने कहा जैसे दिन और रात एक साथ, अगर दिन है तो रात है, अगर सुख है तो दुख है, ऐसे ही बेटा अगर कहीं पे करंट है तो मैग्नेट है, कहीं मैग्नेट है तो वहां पे करंट बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का जो रिलेशन है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इन्हीं चीजों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना होता है। और चैप्टर नंबर 5 में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को और उनके फिजिक्स को पढ़ना होता है। तो चैप्टर 4 और 5 मिला करके 8 मार्क्स का वेटेज रखता है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास के काइनेमेटिक्स, थोड़े बहुत सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट हो गए, थोड़े बहुत रोटेशन के कॉन्सेप्ट हो गए, आने चाहिए। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कमांड कर पाओगे। ये हमारे पास हो गया यूनिट 3, जिसमें चैप्टर 4 और 5 आता है। अब अगर अगले यूनिट पर चले, यूनिट नंबर 4 पर, तो बेटा हमारे जिंदगी में बिजली का बड़ा महत्व है। तो करंट कैसे इंड्यूस होता है, वोल्टेज कैसे पैदा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज से, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से करंट कैसे बनेगा, जितने भी जनरेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, विद्युत धारा को कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाता है। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इस यूनिट का नाम है। इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आता है। तो चैप्टर 6 में बिजली क्या का उत्पादन कैसे होता है, करंट इंड्यूस कैसे होता है, वोल्टेज इंड्यूस कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हो। और चैप्टर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट यानी इस चैप्टर के अंदर में तुमको पता है हमारे घर पे करंट का सप्लाई एसी के फॉर्म में होता है। लेकिन करंट भाई साहब 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एसी एक डीसी। अल्टरनेटिंग करंट मतलब दोगला करंट, टुचुक टू टुचुक टू चेंज होता रहेगा। और डीसी मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है नहीं है, डायरेक्शन तो पक्का ही फिक्स होगा। तो एसी और डीसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी की अगर बात करें तो एसी किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है, एसी की अलग अलग वैल्यूज, एसी का सर्किट बिहेवियर, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और बेटा एसी जनरेटर के बारे में भी पढ़ते हैं, जो क्लास 10 में पढ़े थे। अब यूनिट 5 में आ जाओ। पूरे सिलेबस का सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन भाई साहब 3 मार्क्स का सवाल आता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं जब अपने ऑफलाइन क्लास से पढ़ाता हूँ तो एक ट्रिक पे खत्म कर देता हूँ, गाय आवीजू इंफ्रा मारे, और उसी पे सारे सवाल बन जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये तुम्हारे पास हो गया चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक, जो हमारे फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है यहां तक में सब कुछ क्लियर है। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पर, पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में चैप्टर 9th और 10th लाइट से रिलेटेड है भाई। चैप्टर 9th में रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और चैप्टर नंबर 10th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स।
रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इज्जत बचाओ यूनिट। भाई जी इसको हम लोग बोलते हैं आईबीसी, इज्जत बचाओ चैप्टर। अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है ना, तो लास्ट टाइम में हम लोग बोलते हैं अब आगे ऑप्टिक्स पढ़ लो। आप शुरुआत से अच्छे से पढ़ना, तो आपको ये कोई नहीं बोलेगा। बेटा ऑप्टिक्स जो है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर बिहार बोर्ड के करंट पैटर्न की बात करोगे तो डबल क्वेश्चन का वेटेज है। भले चैप्टर 14 मार्क्स का है, लेकिन ऑप्शन डबल होता है तो वेटेज भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। तो ऑप्टिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना होता है। हालांकि आपको बता दूं, क्लास 12th में ऑप्टिक्स तक में ही दम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तक में ही थोड़ा समय लगता है। इसके बाद के चैप्टर्स चैप्टर्स नहीं, टॉपिक लगते हैं। केमिस्ट्री के टॉपिक्स, आई जी थॉमसन मॉडल एटम के अंदर में पढ़ेंगे, एटम चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो ये समझ जाओ कि ऑप्टिक्स जो है, इज्जत बचाओ चैप्टर, ये अकेले 14 मार्क्स का है और ये अकेले बोर्ड में पास करवाने का मोर्चा संभाल लेता है। आगे छोटे 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 भैया यूनिट्स है। यूनिट 6 जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आएगा, 4 मार्क्स का है। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे। डुअल नेचर में लाइट के दोगले नेचर के बारे में पढ़ोगे, मैटर के दोगले नेचर के बारे में पढ़ोगे, कैसे लाइट कभी कभी मैटर की तरह बिहेव करता है, कैसे कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की अगर बात करोगे तो ये चैप्टर भाई जी 4 मार्क्स का है। इसको मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा हम लोग मान के चलते हैं। अगला यूनिट है हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें 2 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर आता है, एक एटम और एक न्यूक्लियाई। एटम चैप्टर के अंदर में एटम चैप्टर के अंदर में तुम थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्ड्स मॉडल, हलवा चैप्टर है भाई। न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, एटम के अंदर में ना भी एटम के अंदर में ना भी, मोहल्ले में कौन छोड़ दो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, इसके अलग अलग फेनोमेनास को पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिवाय पैगाम मोहब्बत दिया कुछ भी नहीं, और लोग कहते थे कि वो हथियार बनाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, जिसका यूज न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए किया जाता है, स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है भाई जी। लाइए ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सब तरीके से पढ़ाते हैं। फिजिक्स खतरनाक लोगों का विषय है, थोड़े खतरनाक तरीके से पढ़ाता है बेटा। आगे चले। अब ये तो हो गया एटम्स एंड न्यूक्लियाई। लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। तुम्हारा स्मार्ट वॉच, तुम जिस फोन पे अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो बोर्ड पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे ही तो काम करते हैं। इनकी मदरबोर्ड, इनकी आईसी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तमाम चीजें सेमीकंडक्टर्स पे ही तो काम करती है। तुम्हारे फोन का मेमोरी कार्ड, अब तो लगता नहीं मेमोरी कार्ड इनबिल्ट होता है। तुम्हारा जो फिजिकल सिम होता है, उस सिम का सर्किट, ये तमाम चीजें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना जरूरी है, अगर आगे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ने वाले हो। तो भाई जी ये यूनिट भले ही लास्ट है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। अगर आप कोडिंग सीखोगे, आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनोगे, तो आपको बेसिक लॉजिक बिल्ड करने आना चाहिए, और उसके लिए इस चैप्टर में लॉजिक गेट पढ़ाया जाता है। ये तो कहानी हो गई सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। जनरली 8 मार्क्स का, 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई वालों ने क्या किया ना, कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया सिलेबस से। लास्ट यूनिट जो था, चैप्टर 15 जो था, लास्ट चैप्टर था पुराने एनसीईआरटी में। लेकिन बिहार बोर्ड वालों ने कहा नहीं यार, हमारे यहाँ तो बाबू सोना अभी भी हो रहा है। तो आप फोन करते बोलते हैं हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया, तो यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। आप फोन पे बोल रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, बाबू रिसीव कर रहे हैं, बाबू मतलब पापा आपके रिसीव कर रहे हैं उसको। इसके अलावा आप फोटो खींचते हैं तुरंत और भेज देते हैं, फोन पे ट्रांजेक्शन कर देते हैं। आप जो है, किसी एक आदमी अगर दूसरे आदमी से बात कर रहा है टेलीफोन के माध्यम से, तो एमटीएसओ, मोबाइल टेलीफोनिंग स्विचिंग ऑफिस, कैसे नेटवर्क के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है, ईमेल कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे इसरो का सैटेलाइट या नासा का सैटेलाइट वहां से नीचे इमेज भेज देता है, सब कम्युनिकेशन से हो रहा है। तो कम्युनिकेशंस के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आगे इंजीनियर बनोगे भाई जी, तो ये दोनों चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। तो लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस ये जो अभी मैंने आपको बताया है, इस तमाम इंफॉर्मेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई जी, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और ये रहा आपके टेलीग्राम चैनल के लिए
यूजर आईडी, बाकी यूजर आईडी डाल के सर्च नहीं करोगे तुम कामचोर हो, मैं जानता हूं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, कहानी खत्म है। वहां तुमको इसका पीडीएफ मिल जाएगा भाई जी। क्लियर? चले आगे। और ध्यान रखना, भौकाल तभी टाइट होगा जब भौकाली मास्टर तुम्हारे साथ होगा। तो अगर भौकाली मास्टर से कोई कम्युनिकेशन करना हो, कम्युनिकेशन चैप्टर भी पढ़ना है, तो नवनीत अंडरस्कोर भार्गव, ये तुम्हारे बड़े भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, तुम वहां आओ, किसी भी तरह का पर्सनल क्वेरी डीएम में बताओ, हम लोग कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने का, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो। और तुम आओगे बोलोगे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का रिप्लाई नहीं होगा, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो जरूर रिप्लाई होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत फायदा होने वाला है। भौकाल तभी टाइट होगा जब भौकाली मास्टर तुम्हारे साथ होगा। और याद रखना चेला, भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है। तो आने वाले 2026 के सेशन में भी हम लोग भौकाल टाइट करने का काम करेंगे। और 12th में शुरुआती दौर से अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड का रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही जेई और नीट में भी फाड़ दोगे। और हाँ, अगर 11th बर्बाद है तो रो मत, हम लोग कम बैक सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे बाबू, जिसमें 11th के तमाम चैप्टर्स के थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को, बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम को, फिर पीवाईक्यूज को करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट के सीरियस बच्चों के लिए। तो अगर तुम्हारा 11th चौपट है तो तुम 12th के साथ भी 11th को कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है कम बैक सीरीज, उसको फॉलो कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। कम बैक में बस बैकलॉग बताने देना। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत मोहब्बत, शुक्रिया प्यार देने के लिए इस वीडियो को।